Welcome to English 2. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 2. We are learning 3-step writing process. This is our 6th lecture and we are dealing with completing business messages. In our last lecture we discussed how we began with completing business message, and in this lecture we are going to continue with the same topic. Let's begin with the learning objectives. Identify 4 software tools that can help you revise messages and explain the risk of using them. हम सबसे पहले ऐसे 4 सॉफ्टवेयर टूल्स देखेंगे जिनकी मदद से हम किसी भी मैसेज को रिवाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम उनको इस्तेमाल करते वक्त किस किस्म के रिस्क का हमें सामना हो सकता है ये भी हम देखेंगे. लिस्ट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डिज़ाइन. 4 डिफरेंट डिज़ाइंस के ऐसे कौन से एक इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हम उनको देखेंगे. एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेजर डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट रीडेबिलिटी. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रूफ रीडिंग एंड गिव 6 टिप्स फॉर सक्सेसफुल प्रूफ रीडिंग. हम देखेंगे प्रूफ रीडिंग की अहमियत क्या है और ऐसी कौन सी 6 टिप्स हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं. डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज टू कंसिडर व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग मैसेजेस. और हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि जब हम किसी भी मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी ऑडियंस के अमंग, तो कौन सी अहम चीज़ें हैं जिन्हें उस वक्त मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है. यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिव्यू योर मैसेज. हम टेक्नोलॉजी को अपना मैसेज रिव्यू करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. देयर आर 4 डिफरेंट वेज or software tools that can help us in reviewing our message. Let's begin with them. 4 types of software tools and functions can help you find the best words and use them correctly. First, a spell checker compares your document with an electronic dictionary, highlights unrecognized words and suggests correct spelling. आपके वर्ड में है या आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में जिसमें आप टाइप कर रहे होते हैं, एक ऑटो डिक्शनरी होती है. जब कभी भी आप किसी भी वर्ड के स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो वो आपको फ़ौरन से आइडेंटिफाई करवाता है कि इस वर्ड के स्पेलिंग गलत हैं. तो सबसे पहले तो आपका ये जो स्पेल चेकर है, आपने कोशिश करना है कि अगर आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल में ये स्पेल चेकर एक्टिवेट नहीं है, आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है ताकि कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. सेकेंडली, a grammar checker tries to do for your grammar what a spell checker does for your spelling. इसके अलावा एक ग्रामर चेकर भी होता है जो आपके सेंटेंस में अगर ग्रामर की मिस्टेक हो तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है ताकि आप उसके ज़रिए अपनी ग्रामर को बेहतर कर सकें. तीसरे नंबर पर अ कंप्यूटर बेस्ड थिसॉरस आइदर विद इन योर सॉफ्टवेयर और ऑन वेबसाइट सच एज. आप thesaurus.com से भी देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं. ऑफर्स अल्टरनेटिव टू अ पर्टिकुलर वर्ड. यानी कि अगर कोई वर्ड आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और उसकी रेपिटेशन ऑकवर्ड लग रही है तो मेरी वेबस्टर या thesaurus.com से आपको ऐसे वर्ड्स मिल सकते हैं जो आप अल्टरनेटिवली उनकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं. लास्ट एंड फोर्थ, अ स्टाइल चेकर कैन मॉनिटर योर वर्ड एंड सेंटेंस चॉइसेस एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव that might produce more effective writing. मुमकिन हो सकता है जिस तरह का स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो, जिस तरह का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, वो फॉर्मेट आपके मैसेज के लिए बेहतर ना हो, तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं आपके वर्ड में. आप उनकी मदद से कोई ऐसा फॉर्मल फॉर्मेट उठा सकते हैं कि जो आपके मैसेज को एक बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके. आई हैव मैंशनड इन माई लास्ट लेक्चर there is an app on the Google which is free of cost and you can use it in your word which is Grammarly, and the Grammarly can help you in all these 4 different steps. Grammarly की मदद से आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी दुरुस्त कर सकते हैं, आप अपनी ग्रामर भी चेक कर सकते हैं. इसके अलावा वो आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स भी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ वो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स भी बताता है. तो Grammarly एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. प्रोड्यूसिंग योर मैसेज. डिज़ाइनिंग फॉर रीडेबिलिटी. इस बात को जहन में रखें, किसी भी मैसेज का जो डिज़ाइन या फॉर्मेट होता है वो उस मैसेज की रीडेबिलिटी को बढ़ाता भी है, कम भी करता है. डिज़ाइन इफेक्ट्स रीडेबिलिटी इन 2 इम्पोर्टेंट वेज. 2 तरह से ये आपकी मैसेज की क्रेडिबिलिटी को या आपकी क्रेडिबिलिटी को ये इफेक्टिव भी रखेगा और नॉन इफेक्टिव भी कर देगा. नंबर 1, फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड, डिज़ाइन elements can increase or decrease the effectiveness of your message.
डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया है, वो फॉर्मेट आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। थॉटफुल रीडर फोकस्ड डिज़ाइन मेक्स मैसेज ईजियर टू रीड, whereas poorly chosen design elements can act as barriers that impede communication। कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो थॉटफुल है और रीडर फोकस्ड है वो आपके मैसेज को पढ़ना आसान बना देगा। अगर आपका डिज़ाइन पुअरली मैनेज्ड है तो वो जो आपके मैसेज की क्रेडिबिलिटी है उसको वो कम कर देगा। सेकेंड, द विजुअल डिज़ाइन सेंड्स अ नॉन वर्बल मैसेज टू योर रीडर, इन्फ्लुएंसिंग देयर परसेप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन बिफोर दे रीड अ सिंगल वर्ड। आपके मैसेज का जो एक विजुअल डिज़ाइन होता है, जो आपका रीडर सबसे पहले देखता है पढ़ने से पहले, वो एक नॉन वर्बल मैसेज होता है आपकी रीडर के लिए, और वो इन्फ्लुएंस करता है उसकी परसेप्शन को। अगर उसको देखने में ही मैसेज अच्छा नहीं लगेगा तो वो उसको पढ़ने में भी दिलचस्पी का इजहार नहीं करेगा। डिज़ाइनिंग फॉर रीडेबिलिटी में ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। To achieve an effective design, pay careful attention to the following design elements। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मैसेज में, कि जिस तरह आप एक बात तसलसल से करते आ रहे हैं, या जो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनका अगर कोई फॉर्मेट है आप उसको फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंगली अपना मैसेज रखें। ये ना हो कि आप एक दफ़ा बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मेट कुछ हो रहा है और नेक्स्ट टाइम आपने बात की तो वो एक नए फॉर्मेट में बात आ गई है। कंपनीज अपना एक लोगो फॉलो करती हैं, अपना एक थीम फॉलो करती हैं, उनके थीमेटिक कलर्स होते हैं, उनको आप फॉलो करें अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। बैलेंस होना चाहिए आपके मैसेज में, मतलब अगर आप एक पैराग्राफ पहली दफ़ा लिख के भेज रहे हैं किसी मैसेज का तो कोशिश करें कि सेकंड टाइम भी उतनी ही लिमिट हो, उसको ज़्यादा बढ़ाएं ना, उसकी लिमिट ज़्यादा बढ़े ना, वो एक ऐसी लिमिट में हो, इतने वर्ड्स हों कि जो आपके रीडर के लिए पढ़ना आसान हो। रिस्ट्रेंट, आप कोशिश करें अपने मैसेज के फॉर्मेट को सिंपल रखें, डिफरेंट डिज़ाइन को मिक्सअप करके मुश्किल बनाने की कोशिश ना करें ताकि आपके रीडर के लिए वो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाए। लास्ट पॉइंट है डिटेल। आप कोशिश करें कि जो बात ज़्यादा अहमियत की है उसको डिटेल में लिखें, प्लस अपने डिज़ाइन में उसको ऐसी तरह प्रेजेंट करें कि वो बाकी चीज़ों से प्रोमिनेंट दिखे, ताकि आपके रीडर को भी पता चले कौन सी बात ज़्यादा अहम है, किसको ज़्यादा तवज्जो देनी है और किसको कम तवज्जो देनी है। White space. White space separates elements in a document and helps guide the reader's eye. White space is basically किसी भी पेज पर जब आप टाइप करते हैं the space on the corner या between the line जो space होती है उसे आप white space कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि रीडर के लिए पढ़ने में आसानी रहती है, कि चीज़ें जब प्रोमिनेंट होंगी, अच्छी होंगी तो वो उसको आसानी से पढ़ेगा। Margins and justification. Margins define the space around text and between text column. Magazine, newspaper and book often use justified type because it can accommodate more text in a given space. However, justified type needs to be used with care and is not a good choice for most routine business document. Margin से मुराद आपके डॉक्यूमेंट्स के वो किनारे हैं जिन्हें आप किसी भी तरह से सेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ APA या MLA फॉर्मेट की, तो उसमें आपके पास जो मार्जिन्स का एक फॉर्मेट आता है वो ये होता है कि आपने टॉप, बॉटम एंड राइट से आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना होता है और लेफ्ट से आप 1.5 का मार्जिन छोड़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कंपनीज, बिजनेस कंपनीज का अपना एक मार्जिन स्टाइल होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। हम आमतौर पर जो मैगजीन, न्यूज़पेपर या बुक्स देखते हैं इनको आमतौर पर जस्टिफाइड तरीके में लिखा जाता है, और नॉर्मली बिजनेस मैसेजेस को भी जस्टिफाइड तरीके में लिखा जाता है क्योंकि इनको पढ़ना थोड़ा ईजी रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो बिजनेस मैसेज हैं उनको जस्टिफाइड वे में नहीं लिखा जाता। फर्स्ट, इट क्रिएट्स अ डेंसर लुक बिकॉज यूनिफॉर्म लाइन लेंथ्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस अलोंग द राइट मार्जिन। सबसे पहले क्यों आप जो बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं उनमें नॉर्मली आप जस्टिफाइड वे नहीं यूज़ कर सकते, इसकी पहली वजह तो ये है कि जब आप किसी बिजनेस डॉक्यूमेंट को यूनिफॉर्म कर देते हो, उसको आप जस्टिफाइड कर देते हो, तो जो राइट मार्जिन पे जो वाइट स्पेस है वो उसको कम कर देता है। सेकेंडली, इट प्रोड्यूसेस अ मोर फॉर्मल लुक देन इजंट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल सिचुएशन। जस्टिफाइड एक फॉर्मल लुक बना देता है, फॉर्मल लुक हर कंडीशन के लिए बेहतर नहीं होती। थर्डली क्या है, अनलेस इट इज़ फॉर्मेटेड विद स्किल एंड अटेंशन, justified type can be more difficult to read because it can produce large gaps between words and excessive
hyphenations at the end of lines। होता ये है कि जब कभी भी आप किसी टेक्स्ट को आप जस्टिफाइड करते हैं तो वो जस्टिफिकेशन करते हुए कुछ वर्ड्स के दरमियान स्पेस को बढ़ा देता है, तो फिर वो कुछ लोगों के लिए उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिजनेस मैसेजेस में आप नॉर्मली इसे इग्नोर करते हैं। Typefaces. Typefaces refer to the physical design of letters, numbers, and other text character. Typeface influences the tone of your message, making it look authoritative or friendly, business-like or casual, classic or modern, and so on. Typefaces से मुराद आपके मैसेज की जो फिजिकल उसका डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल लेटर्स किस साइज में हैं, नंबर्स आपने यूज़ किए हैं, या टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट को आपने किस तरह ऑर्गेनाइज किया है। जो टाइपफेस है ये आपके मैसेज की जो टोन है उसको ये आइडेंटिफाई करता है कि आप अथॉरिटेटिव वे में बात कर रहे हैं, आप फ्रेंडली हैं, आप बिजनेस लाइक हैं, या आप कैजुअल कोई भी बात कर रहे हैं। सेरिफ टाइपफेसेस हैव स्मॉल क्रॉस लाइन्स कॉल्ड सेरिफ्स एट द एंड ऑफ ईच लेटर स्ट्रोक। Serif faces such as Times New Roman are commonly used for body text, but they can look busy when set in large size for heading or other display treatments. सेरिफ टाइपफेसेस से मुराद ऐसे टाइपफेसेस हैं जिनके एंड पे छोटी सी क्रॉस लाइन होती है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन आप यूज़ करते हैं, और ये जो टेक्स्ट आप सामने भी देख रहे हैं ये सारे के सारा टाइम्स न्यू रोमन में है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे टी के एंड पे एक छोटा सा क्रॉस टाइप बना हुआ है। आप इनको नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक टाइप है जिसे आप कहते हैं सैंस सेरिफ टाइपफेसेस। इन कॉन्ट्रास्ट लैक दी सेरिफ्स, यानी कि इसके एंड पर आपको वो क्रॉस दिखाई नहीं देता। द विजुअल सिंप्लिसिटी ऑफ sans serif typefaces such as Helvetica and Arial make them ideal for the larger size used in headlines. Sans serif faces can be difficult to read in long blocks of text, however, unless they are formatted with generous amount of leading, pronounced leadings, or spacing between lines. Many contemporary documents and web pages now use sans serif for body text. Type styles. Type styles refer to any modification that lends contrast or emphasis to type, including a wide boldface, italic, underlying, and color. For example, you can use boldface individual words or phrases to draw more attention to them. टाइप स्टाइल्स में आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड फेस करना या इटैलिक करना या अंडरलाइन करने की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वर्ड को बोल्ड करते हैं, जैसे ये आपका जो टाइटल है ये बोल्ड में है, इसकी वजह यह है कि आपकी ज़्यादा अटेंशन इस चीज़ की तरफ मांगी जा रही है। इटैलिक टाइप हैज़ स्पेसिफिक यूजेस एज वेल, सच एज हाईलाइटनिंग quotations and indicating foreign words, irony, humor, book and movie titles and unconventional uses. जब आप किसी चीज़ को इटैलिक करते हैं तो आप डिफाइन करना चाह रहे होते हैं कि किसी बुक का नेम है या कोई फॉरेन वर्ड है या कोई आयरनी या ह्यूमर है। अंडरलाइनिंग और यूजिंग ऑल अपर केस लेटर्स कैन इंटरफेस with the reader's ability to recognize the shapes of words. Improperly placed, bold-faced or italicized type can slow down your reader, and shadowed or outlined type can seriously hinder legibility. तो आप देख सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी वर्ड को बोल्ड करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी ज़्यादा टेंशन मांगी जा रही है, या आप अपने रीडर को चाहते हैं कि वो इस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करे। अगर किसी वर्ड को आप इटैलिसाइज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो किसी बुक का नेम है, या कोई फॉरेन वर्ड है, या आपने कोई ह्यूमर, कोई आयरनी यूज़ किया, या कोई प्रॉपर नेम किसी चीज़ का, मूवी का, ठीक है, या कोई अनकन्वेंशनल वर्ड आपने यूज़ किया है। तो इस तरह आप डिफरेंट स्टाइल यूज़ करके अपने वर्ड्स के ज़रिए भी अपने मैसेज को बताने की कोशिश करते हैं। फॉर मोस्ट प्रिंटेड बिजनेस मैसेजेस यूज़ अ टाइप साइज ऑफ 10 to 12। आप नॉर्मली कोई बिजनेस मैसेज लिखने के लिए 10 से 12 का साइज़ यूज़ करें, ठीक है। फॉर रेगुलर टेक्स्ट एंड 12 to 18 पॉइंट फॉर हेडिंग, और अगर आप कोई हेडिंग लिखने लगें तो उसके लिए आप कोशिश करें कि 12 से 18 का आप एक साइज़ यूज़ करें हेडिंग के लिए और सब हेडिंग के लिए।
Designing multimedia documents. A multimedia document contains a combination of text, graphics, photographs, audio, animation, video, and interactivity such as hyperlinks that access web pages और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जहां पर आप टेक्स्ट, ग्राफिक, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन काफ़ी चीज़ों की मदद से कोई मैसेज लिखते हैं और उसको टाइप करते हैं. एज रिच मीडिया, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स कैन कन्वे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन quickly, engage people in multiple ways, express emotions, and allow recipients to personalize the communication process to meet their own needs. मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट एक रिच वे ऑफ कम्युनिकेशन है. इसमें आप ऑडियो, वीडियो, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने रीडर की अटेंशन सी कर सकते हैं. आपने वीडियोज़ ऐड की होती हैं, आप एनिमेशन ऐड करते हैं, तो वो आपका रीडर जल्दी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. However, these documents are more difficult to create than documents that contain only text and static images. ये बात याद रखें, एक टेक्स्ट जिसे आप आमतौर पर बनाते हैं सिर्फ लिखकर या उसमें आप कोई स्टैटिक इमेज लगाते हैं, उसकी बनिस्बत जब आप किसी मल्टीमीडिया की तरफ आते हैं तो आपको उसको काफ़ी मेहनत के साथ बनाना पड़ता है. To design and create multimedia documents, you need to consider the following factors. किसी भी मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपको ये चंद चीज़ें हैं जहन में रखना ज़रूरी है. क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स. आपके पास क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए. आप याद रखें, जब कभी भी आप मल्टीमीडिया पे कोई चीज़ बनाने जाते हैं, आपको बहुत सारा डेटा पिक्चर्स की सूरत में मिलेगा, आपको वीडियोज़ की सूरत में मिलेगा, रिटन टेक्स्ट आपको मिल जाएगा. यू हैव टू बी क्रिएटिव वाइल डूइंग एनीथिंग, कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, आप उसको कैसे बनाएंगे. टूल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहतर हैं. ठीक है. टाइम एंड कॉस्ट को आपने देखना है कि आपके पास वक्त कितना है, आपके पास उसके लिए कॉस्ट कितनी है, आप कितना खर्च कर सकते हैं अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं. ठीक है. अगर आप पिक्चर्स लेना चाहते हैं किसी चीज़ की, कितना टाइम. कंटेंट पे आप बहुत फोकस करेंगे. जैसे पहले भी बात हुई कि इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपने ये देखना है कि आप किस किस्म का कंटेंट प्रेजेंट करेंगे. मैसेज स्ट्रक्चर पे आपने गौर करना है कि ऑडियो, वीडियो को आपने कैसे मैनेज करना है, डायग्राम्स आपने कैसे बनानी है, टेबल्स आपने कैसे यूज़ करने हैं, एनिमेशंस आपने कैसे लानी है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है. कंपैटिबिलिटी. आप देखेंगे बाज़ औक़ात जब आप कोई भी प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, समटाइम आपको कोई ख़ास ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तो आपको ऐसी चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि किसको आपने इस्तेमाल करना है और किसका इस्तेमाल आपके लिए मुफीद रहेगा. यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस योर मैसेज. प्रोडक्शन टूल्स वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यू आर यूजिंग. सम सिस्टम्स offer limited formatting and production capabilities, whereas some word processing software now offer some capabilities that rival those of professional publishing software for many day-to-day business needs. Desktop publishing software such as Adobe InDesign goes beyond word processing, offering more advanced and precise layout capabilities that meet the technical demands of publication quality printing. Proofreading your message. Proofreading is the quality inspection stage for your document. It is your last chance to make sure your document is ready to carry your message and your reputation to the intended audience. Even a small mistake can doom your efforts, so take proofreading seriously. इस बात को जहन में रखें, जब कभी भी आप कोई मैसेज लिखते हैं, इस गुमान में ना रहें कि आपका लिखा हुआ मैसेज बिल्कुल दुरुस्त है. जब आप मैसेज को लिख लें, रीड इट, प्रूफ रीड योर मैसेज, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक है आप उस मिस्टेक को सही कर लें और अपनी ऑडियंस के लिए उस मैसेज को अच्छे से अच्छा बना लें. लुक फॉर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. 2 तरह के मसाइल आप देख सकते हैं. अनडिटेक्टेड मिस्टेक्स फ्रॉम द राइटिंग, डिज़ाइन एंड लेआउट स्टेजेस. यानी कि वो मिस्टेक्स जो राइटिंग, डिज़ाइन या लेआउट स्टेजेस में उनको अनडिटेक्ट वो थी, उनको सिस्टम ने आइडेंटिफाई नहीं किया था. सेकेंडली, mistakes that crept in during production. The second category can include anything from computer glitches such as incorrect typefaces to web links problems with the ink used in the printer. यानी सेकंड स्टेज में आप
वो तमाम मसाइल जो इसके अलावा हैं आप देख सकते हैं, किसी किस्म का कोई भी इशू हो ताकि आप उसको रिजॉल्व कर सकें। To be most effective, proofreading should be methodical procedure in which you look for specific problem. Here is some advice from the pros. Using perceptual tricks. Different tricks की मदद से आप अपने टेक्स्ट को बार बार पढ़ें, अपनी फिंगर को रख कर पॉइंट आउट करके चीज़ों को पढ़ें, उसमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक आपको दिखती है तो आप उसको ठीक करें। फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी आइटम्स, वो चीज़ें जो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जैसे किसी भी राइटिंग का फर्स्ट पैराग्राफ ज़्यादा अहम रहता है, जो एंडिंग पैराग्राफ ज़्यादा अहम होता है, ऐसी चीज़ों पे फोकस करें ताकि उनमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। गेट सम डिस्टेंस, किसी भी चीज़ को लिखने के बाद फ़ौरन से उसको प्रूफ रीड ना करें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, थोड़ा टाइम लें और टाइम लेने के बाद फिर आप उसको प्रूफ रीड करने की तरफ आएँ। स्टे फोकस्ड एंड विजिलेंट, कोशिश करें कि आप बिल्कुल एक पुरसुकून, एक काम से इन्वायरमेंट में बैठकर किसी भी चीज़ को प्रूफ रीड करें ताकि आप फुल अटेंशन के साथ उस चीज़ को पढ़ सकें और उसको प्रूफ रीड कर सकें। टेक योर टाइम, जल्दी में करने की कोशिश ना करें, उसको टाइम दें और रिलैक्स होकर किसी भी चीज़ को प्रूफ रीड करें। डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मैसेज, लास्ट स्टेज है जहाँ पर आप किसी भी मैसेज को लिखने के बाद अपनी ऑडियंस तक वो मैसेज पहुँचाते हैं। अब पहुंचाने में कौन सी बातें ज़्यादा अहम है? सबसे पहले आपने कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना है कि आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे और उस पर आपका खर्चा कितना होगा। सेकंड, आपने देखना है कि क्या आपके लिए कन्वीनियंट है मैसेज को पहुंचाना। जैसे आप सोच रहे हैं फॉर एग्जांपल आप कोई मैसेज चाहते हैं कि आप हर बंदे को इंडिविजुअली जाके उसके हाथों में एक लेटर की सूरत में दें, तो क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि आप तमाम लोगों को जाके लेटर दे के आएँ? फिर आप देखेंगे टाइम, क्या आपके पास इतना वक्त है, या अगर आप एक ऑनलाइन मैसेज के थ्रू अपनी बात कन्वे करते हैं तो क्या ये बेहतर है उसके लिए, या आप किसी से जाके मिल के उसको अगर मैसेज डिलीवर करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आप देखेंगे कि आपका मैसेज किस हद तक सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू ईमेल हम कोई मैसेज किसी को कन्वे करते हैं, मुमकिन है अगला बंदा जब उस मैसेज को आगे कन्वे करे तो वो उसमें चेंजिंग्स भी कर सकता है। तो आप चेक करेंगे आपके मैसेज की सिक्योरिटी कितनी है, प्राइवेसी किस हद तक है। ये वो सारी बातें हैं जब आप कोई भी मैसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे अपनी ऑडियंस के अमंग, तो इनको आप सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच।